प्रीति बेटा कहाँ थे आप इतने दिनों से? देखो अपना चल रहा है एम्फीबिया, अपन देखेंगे आज एम्फीबिया। एम्फीबिया या इनको बोलते हैं उभयचर। क्या बोलेंगे अपने? उभयचर। देखो आप लोग छुट्टियां मारते हो ना, आप ही का नुकसान हो रहा है। अगर आप लोगों का टारगेट नीट है ना, तो मैंने शुरू में भी कहा था 70% कौन है आपका? 11th क्लास। 11th का कितना आपका? 70%। और 30% किसका है आपका? 12th का। 12th तो हर बच्चा पढ़ेगा ईमानदारी से, क्योंकि बोर्ड का पेपर देना है। तो नुकसान किसका हो रहा है? आप लोगों का। 11th अगर अच्छे से नहीं आएगी तो 12th बिल्कुल भी नहीं आएगी। अभी मैं शाम को मैं क्लास लेती हूँ इवनिंग में सीबीएसई वालों की, तो अब वो 11th वाले तो इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है। 12th वालों ने खूब मजे मारे थे 11th में, तो अब वो टॉपिक डायरेक्ट वो लिख के देता है, इतना आप 11th में पढ़ चुके हो, अब आगे से चालू हो जाओ। तो वो कंडीशन आपकी होने वाली है। इसलिए अपन देखते हैं एम्फीबिया उभयचर। देखो एम्फीबिया का मतलब होता है, एम्फी का मतलब होता है बोथ। एम्फी का मतलब होता है बोथ। बोथ का मतलब दो जगह। जैसे ये क्या कहेंगे? जल पे भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं। जो एम्फीबिया होते हैं वो जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं। तो एम्फीबिया का मतलब, उभयचर का मतलब ऐसे जंतु जो जल और स्थल में रह सकते हैं। अब एक क्वेश्चन का जवाब दोगे, पादप जगत का एम्फीबिया। पादप जगत का एम्फीबिया किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर बताओगे मुझे। पादप जगत का एम्फीबिया किसे कहते हैं? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट्स में करके बताओगे। आज देखते कौन कौन बच्चा वीडियो देखता है। तो जो एम्फीबिया होंगे वो जल में भी रहेंगे और स्थल पे भी रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होंगे? अधिकांश में दो जोड़ी पैर पाए जाएंगे। अधिकांश में दो जोड़ी पैर पाए जाएंगे। कैसे पैर होंगे आपके? दो जोड़ी पैर पाए जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा? आपके शरीर में सिर तथा धड़ होंगे। अब देखो मेंढक में क्या होती है? पूंछ। एम्फीबिया दिमाग में आते हैं, मेंढक दिमाग में रखो, आपको याद हो जाएगा। तो जो एम्फीबिया के जंतु होंगे उनमें क्या होगा? शरीर किसमें बटा होगा? सिर और धड़ में। सिर व धड़ में बटा होगा शरीर। और इनमें क्या होगा? आपके कुछ जंतुओं में पूंछ भी होगी, पर क्या होगी? गर्दन का अभाव होता है। गर्दन नहीं होती है एम्फीबिया, मुख्यतः गर्दन का क्या होता है? आपका अभाव। इसके अलावा देखा होगा इनकी त्वचा कैसी होती है? नम होती है त्वचा। मेंढक कभी गलती से हाथ लग जाए तो गीला गीला सा लगता है, क्योंकि मेंढक की त्वचा कैसी होती है? आपकी गीली होती है। गीली होने से फायदा ये है कि ये त्वचा से भी शोषण करते हैं, फेफड़ों से भी शोषण करते हैं, और क्या करते हैं? आपके क्लोम छिद्र से भी क्या करते हैं? आपके शोषण करते हैं। नेत्र जो होते हैं उनमें पलकें पाई जाएगी। नेत्र में क्या पाई जाएगी? आपकी पलकें। नेत्र में क्या होगी? आपकी पलक पाई जाएगी। जैसे अपने पलकें होती है, वैसे नेत्र में एम्फीबिया में क्या उपस्थित होगी? आपकी पलकें उपस्थित होगी, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं एम्फीबिया में और क्या होगी, क्या लक्षण होते हैं? कर्ण की जगह, कान की जगह क्या होगा? कर्णपट है। पड़ गए जैसी संरचना। कर्ण की जगह क्या होगा? कर्णपटल होगा। कर्णपटल, पट्टह भी बोलते हैं इसको। कर्ण क्या होगा? पट्टह होगा, जिसकी वजह से इसको क्या पड़ता है? आपका सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो ये एम्फीबिया के कुछ लक्षण थे। और देखते हैं कि एम्फीबिया में और कौन कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन छिद्र। आहार नाल, मूत्राशय और जनन छिद्र। मूत्राशय व जनन छिद्र, ये तीनों क्या करेंगे? इनकी सिंगल ओपनिंग होगी, मतलब ये तीनों एक जगह आके खुलेंगे। ये और ये तीनों एक जगह आके खुलते हैं। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका अवस्कर। हिंदी में बोलेंगे आपका अवस्कर, क्लाइटेलम अवस्कर, इसको बोलेंगे आप
मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आहार नाल, मूत्राशय और जनन छिद्र एक ही छिद्र में आकर ओपन होते हैं। ये आपके एमपीबीए की विशेषता है। उसे क्या बोलेंगे अपन? अवस्कर छिद्र। ठीक है। श्वसन किससे करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही एक ऐसे जंतु है जो श्वसन किस किस से कर सकते हैं? त्वचा से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्वसन त्वचा से कर सकते हैं, फेफड़ों से कर सकते हैं, क्योंकि इनमें त्वचा भी होती है, फेफड़े भी क्रियाशील होते हैं। और तीसरा कौन सा आपके? क्लोम से कर सकते हैं। अब देखो तीसरा किससे कर सकते हैं? क्लोम से। त्वचा से वयस्क करेगा, फेफड़ों से भी वयस्क करेगा। ठीक है। फेफड़ों से कब करेगा? तो मेंढक जब आपने बाहर घूमता रहता ना, घरों में, गार्डन में, तब। और त्वचा से कब करेगा? जो पानी के अंदर रहेगा। इसका जो लार्वा होगा, मेंढक का जो लार्वा होगा, वो किससे शोषण करेगा? आपका क्लोम से शोषण करेगा। तो एम्फीबिया में तीनों प्रकार का शोषण पाया जाता है। सबसे ज्यादा विभिन्नता होती है। त्वचा से कर सकते हैं, फेफड़ों से कर सकते हैं, और क्लोम से भी क्या कर सकते हैं? शोषण। इसके अलावा हृदय कैसा होगा? त्रिकोष्ठीय। हृदय में क्या होंगे? 3 चैम्बर पाए जाएंगे, 2 आलिंद और 1 नीले। तो हृदय कैसा होगा आपका? त्रिकोष्ठीय। तो अपन अगला पॉइंट बनाते हैं। हृदय त्रिकोष्ठीय मतलब 2 आलिंद और 1 नीले, 2 आलिंद और 1 क्या होगा आपका? नीले। ऐसे मिलके क्या करेंगे? आपका हृदय हो जाएगा त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है एम्फीबिया में। ठीक है। निषेचन कैसा होगा? बाह्य होगा, शरीर से बाहर होता है निषेचन। जल में होता है निषेचन, कहाँ होगा? बाह्य। मतलब शरीर से बाहर क्या पाया जाता है? आपका निषेचन पाया जाता है। अब देखो जो मेंढक का लार्वा होता है, निषेचन बाह्य होगा, परिवर्तन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या पाया जाता है? आपका परिवर्तन। और इसका लार्वा कहलाता है टैडपोल लार्वा। इसके लार्वा का नाम है टैडपोल। इसके लार्वा का नाम क्या है आपका? टैडपोल लार्वा। ठीक है। अब देखो अगर आपका जो टैडपोल लार्वा कहाँ विकसित हो रहा है? पानी के अंदर विकसित हो रहा। अगर इस पानी में आयोडीन नहीं होगी, अगर इस पानी में आयोडीन नहीं होगी, तो ये टैडपोल लार्वा जिंदगी भर टैडपोल ही बना रहेगा, कभी भी मेंढक नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कंपटीशन में। अगर जिस हाँ बेटा हम ये विटामिन अभी नहीं, जब मैं थोड़ा बाद में आ जाएगा तो मेंढक बन जाएगा। नहीं, अगर इस पानी में आयोडीन नहीं है ना, तो मेंढक नहीं बनेगा, जिंदगी भर लार्वा ही रहेगा मेंढक का। ये फिर बाद में आ जाए इसमें आयोडीन तो हाँ, तो डेवलप हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन है ना, 8th क्लास का क्वेश्चन है। 8th क्लास में दे रखा है, डब्बे के अंदर पैक करके देखना आप, साइंस की बुक के अंदर। तो जिस पानी में आपका मेंढक का लार्वा परिवर्तित हो रहा है, अगर वहाँ आयोडीन नहीं है तो वो लार्वा ही रहेगा। और मेंढक का लार्वा कैसा होता है? देखो ऐसा होता है, ऐसा सब। ये उसकी पूंछ होती है, फिर उसके पैर भी होते हैं, थोड़े थोड़े पैर भी विकसित हो जाएंगे। मेंढक का लार्वा जैसे पानी इकट्ठा रहता है ना बारिश में कई दिनों तक, तो वहाँ देखने को मिलेगा आपको। हाँ, ऐसे लगता है जैसे मछलियाँ, बच्चे हम बचपन में थे तब पकड़ते रहते थे, मछली मिल गई, मछली मिल गई। फिर बाद में पता चलता मछली के पैर आ गए, फिर बाद में तो मछली की पूंछ भी चली गई, और फिर वो मेंढक बन जाता था। तो उसका रीजन था आयोडीन या टैडपोल लार्वा। तो इसमें परिवर्तन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है। इसके लार्वा को क्या कहा जाता है? टैडपोल लार्वा कहा जाता है। इसके अलावा क्या होंगे? अंडे देने वाले होंगे। भाई बाह्य निषेचन पाया जाता है, अंडज होंगे, अंडोत्सर्गी बोलेंगे। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है? बुफो प्रत्यक्ष है, विकास प्रत्यक्ष तो लार्वा के द्वारा होता है। हाँ तो बावड़ा है तो ये असमता प्राणी है, मतलब असमता की प्राणी है। हाँ, वो वर्ड मैंने नहीं समझा क्या आपको? देखो ये क्या कह रहा है कि मेंढक या फिर एम्फीबिया
मतलब होता है जैसे जैसे बाहर का तापमान परिवर्तित होगा तो इनका तापमान भी क्या हो जाएगा, आपका परिवर्तित हो जाएगा। उस अवस्था को बोलते हैं असमतापी। और समतापी का मतलब बाहर का तापमान चाहे 50 होए, चाहे 40 होए, चाहे 0 रहे, ये इनका तापमान फिक्स रहेगा। अपन किस में आते हैं, समतापी में आते हैं। असमतापी का मतलब इनको बोलते हैं पोइकोथर्मिक। ठीक है, तो इनका तापमान क्या होगा, जैसे अभी ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई तो इनका तापमान बढ़ गया, ठंड हो गई तो इनका तापमान कम हो गया। तभी तो सर्दियों में मेंढक धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। जैसे सर्दियां आएगी तो मेंढक है, छिपकली है, सांप है, सब गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो असमतापी का मतलब वातावरण के साथ साथ ताप का परिवर्तित होना। समतापी का मतलब है ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना। अब देखते हैं एम्फीबिया के उदाहरण। तो पहला उदाहरण है बूफो। बूफो को बोलते हैं टोड। कौन सा मेंढक है, टोड मेंढक। दूसरा आपका राना टिग्रीना, जो अपना मेंढक होता है ना, बाहर में होता है, राना टिग्रीना। ये अपने आसपास वाला मेंढक अभी तो मिल जाएंगे, अभी थोड़ी ठंड पड़ जाएगी, वैसे वैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल इक्थियोपस, इसको ध्यान रखो। इक्थियोफिस है, इक्थियोफिस, इसमें पैर नहीं होते, जबकि अपन ने क्या पढ़ा था कि एम्फीबिया में क्या होते हैं, पैर होते हैं। ये पैर रहित होता है, इसमें क्या होंगे, पैरों का अभाव होता है। डायग्राम दे रखा है क्या बुक में इक्थियोफिस का, देखना आप। इक्थियोफिस नहीं दे रखा, इक्थियोफिस ऐसा होता है, ऐसा सा होगा जैसे कोई सांप हो ना, ऐसा सा, और ऐसे ऐसे घूम जाएगा वो ऐसे, और यहाँ पे अंडे अंडे होंगे उसके। अब आपको कहीं से देखना है इक्थियोफिस का डायग्राम, पर उसके पैर नहीं होते, जैसे सांप के पैर नहीं होते ना, वैसे उसके भी क्या होते हैं, आपके पैर नहीं होते। अब है हाइला। अगला कौन है, हाइला, जिसको वृक्ष मेंढक बोलते हैं। ये पेड़ पे पाया जाता है, हाइला वृक्ष मेंढक। ये कहाँ मिलेगा आपको, पेड़ पे, ग्रीन कलर का होता है, पेड़ की पत्तियों में नजर ही जैसा होता है नहीं, मेंढक जैसा ही होगा पर ग्रीन कलर का होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी क्लास थी, एम्फीबिया। अब आगे चलेंगे रेप्टिलिया पे, या सरीसृप जिसको बोलते हैं। अगले वाली क्लास कौन सी आपकी, रेप्टिलिया या सरीसृप। रेप्टिलिया, इसका दूसरा नाम है सरीसृप। देखो रेप्टिलिया का मतलब क्या होता है, जो रेंग के चलते, जो जंतु जमीन पे रेंग के चलेंगे उनको क्या कहेंगे, रेप्टिलिया। अब बच्चों के माइंड में क्या रहता है कि सांप है, सब रेप्टिलिया है। ठीक है, सांपों के अलावा रेप्टिलिया में कुछ नहीं है, आपकी गलतफहमी है। तो रेप्टिलिया का मतलब क्या होगा, जो रेंग के चलते हैं, जो क्या करेंगे, रेंग कर चलेंगे, उन्हें क्या कहेंगे अपन, रेप्टिलिया कहेंगे। जो रेंग के चलेंगे वो क्या होंगे, आपके रेप्टिलिया के जंतु होंगे। और इनका विकास किससे होता है, एपिडर्मिस। इसके इनके शरीर पर क्या, ऐसे लिखो, जितने भी रेप्टिलिया होंगे ना, उनके शरीर पर क्या पाए जाएंगे, सल्क पाए जाएंगे। शरीर पर क्या होंगे आपके, सल्क, कांटे जैसे हल्के फुल्के। आप लोगों ने सुना होगा सांप ने केंचली छोड़ दी है, वो होता है मोल्डिंग बोलते हैं उसको। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, हिंदी में वैसे बोलते सांप की थैली। हाँ, सांप की केंचुली। तो इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं। ठीक है, और ये किससे विकसित होते हैं, सल्क एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस से क्या होते हैं, आपके सल्क विकसित होते हैं। जितने भी आपके रेप्टाइल्स हैं उनको देखना, आपके उनके शरीर पर हल्के से सल्क पाए जाएंगे। जैसे सांप की त्वचा को देखते हैं ना, ऐसे दूर से तो ऐसा लगता है ना, खुरदरी खुरदरी सी, और ऐसे ऐसे कुछ बन रखे हो, तो वो सब सल्क होते हैं। ठीक है, इनमें आंतरिक कर्ण पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, आंतरिक कर्ण पाए जाएंगे। देखो, जो कान होता है, जो कर्ण होता है, उसमें 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। तो इनमें कर्ण कैसे होते हैं, आंतरिक कर्ण, कर्ण आंतरिक
होते हैं। कैसे होंगे आपके? आंतरिक कर्ण होंगे। तो इनमें क्या पाए जाएंगे? आपके आंतरिक कर्ण पाए जाएंगे। इसके अलावा कान की जगह क्या होगा? आपका टिम्पेनम होगा। पर्दा जिसको बोलते हो कर्ण की जगह टिम्पेनम। बाहर से जैसे अपने कान दिखते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा इनके। सबसे पहले तो आंतरिक कर्ण हो गए। आंतरिक कर्ण में क्या होता है? 3 हड्डियां पाई जाती है, स्टेपीज, इनकस और मेलिटस। स्टेपीज, इनकस और मेलिटस, तीन झिल्लियां, 3 हड्डियां होती हैं। उनकी वजह से क्या होता है? आप 10 में पढ़े होगे आपके कान की आंतरिक संरचना। हाँ, तो वहां दे रखा था नाम उनका। तो इनके कर्ण, इनकी कान में क्या होंगे? आंतरिक कर्ण होंगे, मतलब वो वाला, ठीक है। इसकी जगह क्या पाया जाएगा? टिम्पेनम पाया जाएगा। इसके अलावा पैर क्या होंगे? 2 जोड़ी पैर होंगे, पर शाखों में अभाव होगा। 2 जोड़ी पैर होंगे। 2 जोड़ी क्या होंगे? आपके पैर। शाख में पैर का अभाव होता, वो भी रेप्टाइल में आएंगे। कछुआ भी इसी में आएगा आपका। कछुआ इसी में आएगा क्या? है? कछुआ बढ़िया। अब इनका जो हृदय होगा वो कैसा होगा? त्रिकोष्ठीय। हृदय कैसा होगा आपका? हृदय त्रिकोष्ठीय। हृदय में क्या पाए जाएंगे? 3 कोष्ठ पाए जाएंगे। पर जो आपके क्रोकोडाइल है उसको ध्यान से देखना, क्रोकोडाइल में कैसे होता है? हृदय 4 कोष्ठीय होता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो रेंग के चलते हैं, शरीर पर सल्क पाए जाते हैं जो एपिडर्मिस के होते हैं। कर्ण आंतरिक होते हैं, कर्ण की जगह टिम्पेनम होता है, 2 जोड़ी पैर होते हैं। हृदय कैसा होता है? त्रिकोष्ठीय। पर जो क्रोकोडाइल होगा, घड़ियाली बोलते हैं उसको, क्रोकोडाइल, इसका हृदय 4 कोष्ठीय है। अब देखो यहां से एक बात निकल के आई, हृदय 4 कोष्ठीय। हृदय कैसा होता है? आपके 4 कोष्ठीय होता है। अब इससे सिद्ध होता है कि रेप्टिलिया से किसका विकास हुआ है? आपके मेमिलिया का, स्तनधारियों का। देखो विकास के क्रम में क्या हुआ? अपन ने पढ़ा कोर्डेटा। कोर्डेटा में कहां से चालू है? आपके मछलियों से चालू है। मछलियों के बाद में अपन किधर आया? आपके एम्फीबिया में आ गए। एम्फीबिया में किससे आ गए? रेप्टिलिया में आ गए। अब देखो विकास का क्रम 2 दिशाओं में बढ़ा। सरीसृप से क्या बने? एक तो बने आपके पक्षी, जिसको अपन ने क्या बोला? एवीज। अपन पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे एवीज, ठीक है। और दूसरा क्या बना? मेमिलिया। मेमिलिया इनको बोलते हैं स्तनधारी। तो विकास के क्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो अपन ने देखा मछलियों से कौन बड़े? आपके एम्फीबिया। मछलियां पूरी पानी में रहती थी, एम्फीबिया कहाँ आ गया? आपके धरती पे आ गए। फिर कुछ एम्फीबिया ऐसे जैसे वृक्ष पे चढ़ गया मेंढक, ठीक है। कुछ ऐसे जो स्थल पे रहने लगे, तो स्थल वाले धीरे धीरे किसमें बदल गए? आपके सरीसृपों में। अब सरीसृपों में क्या है? आपका हृदय 4 कोष्ठीय है। इसके अलावा इनमें भी, पक्षियों में भी 4 कोष्ठीय होता है, इनमें भी 4 कोष्ठीय। तो अब जाके ऐसे नहीं सरीसृपों से पक्षी बन गए, पक्षियों से मेमिलिया बन गए, ऐसा नहीं है। सरीसृपों का विकास 2 क्लासों में हुआ। एक से बन गए पक्षी और दूसरे से बन गए आपके मेमिलिया। तो अब क्रोकोडाइल आपको ये इंडिकेटर दे रहा है कि अब विकास क्रम किधर बढ़ रहा है। हृदय में कितने कक्ष होंगे? 4 कक्ष होंगे। विकास क्रम में हृदय में कितने कोष्ठ होंगे? 4 कोष्ठ होंगे। तो इनमें भी 4 होते हैं, इनमें भी। ये जो अपवाद है ना, ये बताते हैं कि विकास का क्रम कैसे आगे बढ़ा होगा। तो जो आपके पक्षी क्रोकोडाइल है उसमें हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठ वाला होता है, जबकि सारे सरीसृपों में कैसा होता है? 3 कोष्ठ वाला होता है, ठीक है। इसके अलावा ये अपनी स्किन को टाइम टाइम पर क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। ये है इनकी त्वचा, ये लिखो, ये अपनी त्वचा को, ये अपनी त्वचा को समय समय पर शरीर से अलग कर देते हैं, त्याग देते हैं, शरीर से
अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं, इसको बोलते हैं मोल्टिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? है क्या मोल्टिंग है? इस क्रिया को बोलेंगे मोल्टिंग। हिंदी में क्या लिखा गया? ठीक है। तो शरीर से जो त्वचा होती है, जैसे आप केंचली हटा रहा है, छिपकली भी अपनी एक परत हटाती है। इसके अलावा बहुत सारे जीव ऐसे जो एक परत हटा के आपके नीचे पड़ देते हैं रोड पे। त्वचीय केंचुली के रूप में, त्वचीय केंचुली है ना? त्वचीय केंचुली। हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं, तो अपन बोलते हैं आपने केंचुली छोड़ दी तो केंचुली। ये कोई सा भी नाम ध्यान रखना, ज्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है। अब नर और मादा अलग अलग होते हैं, बोलते हैं नाग नागिन। नर व मादा क्या होंगे आपके? अलग अलग होंगे। नर व मादा अलग अलग होंगे। और ज्यादातर ये क्या होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। कैसे होंगे? अंडप्रजक। अंडप्रजक मतलब अंडों से बच्चे बनेंगे। अब देखो जो सांप होता है ना, वो बहुत सारे अंडे देता है, 120 अंडे देता लगभग। ठीक है। और जैसे वो अंडे देगा ना, तो वहां से चला जाएगा। अंडे दिए और फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब अंडों में का क्या हो गया? निषेचन हो गया अंडों में। ठीक है। इसमें निषेचन आंतरिक होता है, मादा के शरीर के अंदर होगा। निषेचन को ध्यान रखो, निषेचन कैसा हो गया आपका? आंतरिक। निषेचन कैसा हो गया? आंतरिक। मतलब जो अंडे जब बाहर आएंगे ना, वो निषेचित अंडे होंगे। अंडे कैसे होंगे आपके? निषेचित होंगे। अब जैसे अंडे निषेचित है, वो कहाँ देगा? जैसे कोई कचरा पड़ा है अंधेरी जगह, वहां अंडे देगा। और वो सांप है या कोई जंतु है, वहां से चला जाएगा। वहां से चला क्यों जाता है? क्योंकि इसके जो बच्चे होते हैं, या ये कह सकते हैं जैसे ये अपने बच्चों को भूख की वजह से क्या कर सकता है? अपने बच्चों को खा भी सकता है। खाएगा तो इनकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। इनकी स्पीशीज क्या होगी आपकी? खत्म हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा आपका? या तो ये बच्चों को खा जाएगा या बच्चे इसको खा जाएंगे। जैसे बिच्छू है, बिच्छू बहुत कम देखने को मिलते हैं। बिच्छू बहुत कम क्यों देखने को मिलते हैं? जैसे बिच्छू में क्या हुआ? आपकी निषेचन की क्रिया हुई और जो नर होता है वो मर जाता है। ठीक है। नर तो क्या हो जाएगा आपका? मर जाएगा। अब वो अंडे, निषेचित अंडे कहाँ रहेंगे? जैसे ये उसकी मदर है, जो आपका बिच्छू है, उसकी उनके बच्चों की माँ। ये देखो, जैसे मैं एक चित्र बना के समझाती हूँ आपको। जैसे आपका ये बिच्छू है, ऐसा सा होता है। ठीक है। और पीछे से उसकी ऐसे 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 निकला होता है। ये मान लो ये बिच्छू है, इसका ये दो ये निकले हुए। ठीक है। ये बिच्छू है, उसके एक ऐसा सा निकला रहता है ना, ऐसा सा बिच्छू में। अब वो यहाँ पे देगी अंडे। ठीक है। यहाँ पे अंडे देगी तो होगा क्या? वो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, वो माँ की ऊपर से त्वचा को खाते रहेंगे। और जब वो पूरे बड़े होके जब बाहर निकलेंगे, तब तक माँ को अंदर से खा के खोखला कर देंगे। इसलिए बिच्छू बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये प्रकृति की देन है, प्रकृति ने सबको बैलेंस में रख रखा है, उसके पीछे ये रीजन है। इसके अलावा जो नर होगा, इनका जो पिता होगा, जैसे एक निषेचन हुआ, वो तो वैसे ही मर जाएगा और माँ को ये खा जाएंगे। ठीक है। तो कम से कम बचेंगे बिच्छू, इसलिए बिच्छू बहुत कम देखने को मिलते हैं। परिवर्तन कैसे होगा आपका? प्रत्यक्ष होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। किसके? रेप्टिलिया के। बहुत दुनिया भर के एग्जाम्पल, रेप्टिलिया के बहुत सारे एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देखो आप, हैं? कीलोन। कीलोन को क्या बोलते हैं हिंदी में? टर्टल। टर्टल कैसे लिखेंगे भाई? देखना सही। ठीक है। टर्टल जैसे आपका ये होता ना, चित्र दे रखा है टर्टल का, जो आपका कछुआ होता ना, वैसा सा होता, थोड़ा मिलता जुलता सा, पर कछुए जैसा मत समझना। अगला है आपका टेस्टुडो। टेस्टुडो ये है आपका कछुआ। कछुआ तो कीलोन है। कीलोन थोड़ी कछुआ, टेस्टुडो होगा कछुआ। टेस्टुडो देखे ना भाई, हो सकता है नाम इधर। टेस्टुडो को मेरे हिसाब से कछुआ बोलेंगे, हो सकता है, देखे ना, हो सकता
अब है नाजा, नाजा नाजा बोलते हैं इसको। जो कोबरा होता है ना, किंग कोबरा, कोबरा को क्या बोलते हैं? नाजा। कोबरा आ जाएगा इसमें, ठीक है। हेमिडेप्टाइल जो घरेलू छिपकली होती है ना, घरों में घूमती रहती है, वो छिपकली हेमिडेप्टाइल, इसको बोलते हैं अपन घरेलू छिपकली, घरेलू छिपकली। ये आपकी हेमिडेप्टाइल। अच्छा, और भी डाल सकते हो आप, जैसे आपके कछुआ टर्टल होता है क्या? नहीं, कीलोन, कीलोन को टर्टल बोलते हैं ना। ये इसका जूलॉजिकल नेम है बेटा। टर्टल तो इंग्लिश नेम है, टर्टल इंग्लिश में बोलते हैं, पर जूलॉजी में कीलोन को टर्टल यानी कछुआ लिख सकते हो आप। टेस्ट फूडो को क्या मानते हैं इसने? टेस्ट फूड को टोर्टोइज। टोर्टोइज क्या होता है? टोर्टोइज भी कछुआ होता है। टोर्टोइज कछुआ होता है। तो कीलोन टर्टल ध्यान रखो अपन, कीलोन को टर्टल कहते हैं, टेस्ट फूडो को बोलते हैं कछुआ। कछुआ को इंग्लिश में बोलते हैं टोर्टोइज। पढ़ी होगी कहानी। नाजा यानी कोबरा, ठीक है। इसके अलावा इसको और क्रेत नहीं, एक वो होता ना आपका ये वाला सांप, अजगर, अजगर को पाइथन, अजगर, अजगर को बोलते हैं पाइथन। ये सबसे बड़ा सांप है दुनिया का, ठीक है। और इसमें जहर नहीं होता, विष रहित। ये जो सांप होता है ना अजगर, ये इतना बड़ा होता है, गाय को भैंस को डायरेक्ट नहीं मिलता है, इतना बड़ा भी होता है। और सबसे आलसी जीव है ये, आराम से चलता रहेगा। आप उसको चिमटे से उठा के फेंक दो, हमने कई बार फेंके, कई बार चिमटे से उठा उठा के फेंकते रहते हैं। तो इतना आलसी होता है, वरना सांप को चिमटे से पकड़ लो, आप सवाल ही नहीं पैदा होता सांप पकड़ में आएगा चिमटे से। तो अजगर या पाइथन विष रहित सांप, इसमें बिल्कुल जहर नहीं होता। होता क्या ये, कई बार जैसे हिरण है उसको निगल लेगा, गाय भैंस है तो उसको निगल लेगा। अब वो इसके शरीर के अंदर चली जाएगी ना, तो होगा क्या, अंदर जाने की वजह से दम घुट के वो जीव मरता है। आप जाओगे तो आपको भी निगल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसका तो एक ही काम है, निगल लो। हड्डियां हड्डी फिर अंदर धीरे धीरे पसती रहती है, धीरे धीरे पसती रहती है वो जीव। तो कई बार मैंने डिस्कवरी में देखा है, जैसे उसने क्या किया, हिरण को खा लिया, तो हिरण के सींगे से दिखते रहते इसकी त्वचा में से ऐसे, कभी इधर दिख रहे हैं कभी इधर, जैसे उल्टा उल्टा होता रहेगा ना, तो ये निगल लेता है किसी को भी, ठीक है। पर इसमें जहर नहीं होता। सबसे भयंकर जहर होता है कोबरा, किंग कोबरा। सबसे भयंकर होता है किंग कोबरा, जो जो क्या करेगा आपका किंग कोबरा, जैसे वो जहर डालेगा वो कहाँ चला जाएगा, न्यूरोटॉक्सिन, तंत्रिका तंत्र में चला जाएगा। और आपको पता है तंत्रिका अपने शरीर में हर जगह फैली हुई है, और 2 मिनट में काम खत्म। और जो ये नॉर्मल सांप खाते हैं ना, हर सांप जहरीला नहीं होता, जहरीले सांप की पहचान होती है। आगे की क्लासों में जाओगे तो एक किताब भी चलेगी सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी, जिसमें अपन सांपों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम बड़ी क्लासों में पढ़ाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि जहरीले सांप के क्या लक्षण। इसके अलावा पानी में जो सांप होता है ना, वो जहरीला होता है। रेगिस्तान में एक सांप होता है पीवना, वो सांसें पीता है। आप अगर वहां सो रहे हो ना 7 फीट दूर भी, 7 फीट तक सांस खींच लेता है, सांसों से वो आपकी सांस खींचेगा और वहां फिर जहर छोड़ देता, मर जाता है। सांप में क्या पाई जाती है, विष ग्रंथियां पाई जाती है। जो कालबेलिया वगैरह ले जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, विष ग्रंथियों के नीचे वो पोटली होती है पॉइजन की, उसको निकाल लेते हैं, वो बिकता है दवाइयों में। फिर वो सांप कुछ नहीं कर सकता। सांप में क्या होंगे, दांत होंगे, उनमें विष ग्रंथियों का जुड़ाव होगा। इसके अलावा हर सांप में क्या होता है, अलग अलग नहीं, ये कह सकते हैं सांप भी अलग अलग होते हैं, कोई जहरीला होता है कोई नहीं होता, हर सांप जहरीला नहीं होता। ये पूंगी से सांप कैसे आ जाते हैं? वो पूंगी से क्या होता है, सांप में वो जो वो क्या करते हैं उसको, वो पूंगी बजाता ना सपेरा, तो वो एक स्पेशल धुन होती है। उस धुन के पीछे क्या होता है, वो सांप बिल से बाहर आ जाता धुन से। वो क्या होती है, वो निकलेगी ना पूंगी से जो, तो इसमें अंतःकरण पाए जाएंगे। जो अंतःकरण में जो 3 हड्डियां होगी ना, उनमें क्या होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएगा, कंपन उत्पन्न हो जाएगा। इसकी
बाहर आ जाता है और फिर उसको पकड़ लेते हैं। ये है, ऐसा है रियलिटी में। हर सांप जहरीला नहीं, तो सांप का जो छोटा बच्चा होता है ना वो ज्यादा जहरीला होता है। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि शत्रु को भगाने के लिए इसमें कितना विष डालना है, वो सारा का सारा डाल देता है, इसलिए छोटे सांप ज्यादा जहरीले होते हैं। ठीक है, बाकी अपन कल देखेंगे। रेगुलर आ जाया करो देवताओं।